प्रीवियस लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा था। आज हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्टार्ट करते हैं। पाउलिंग का संयोजकता बंध सिद्धांत संक्रमण धातु संकुलों में बंध समझाने में काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। द सुटेबल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल आयन हाइब्रिडाइज टू प्रोवाइड एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसका मतलब ये है कि जितने रिक्त कक्षक हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन. These hybrid orbitals accept lone pair of electrons from the ligands and are directed towards the ligand position according to the geometry of the complex. इसका मतलब ये है कि लिगैंड का अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म, इसका मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ कक्षक धातु आयनों के रिक्त संकरित कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके उप सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। यहाँ हम देखते हैं कि लिगैंड इलेक्ट्रॉन डोनर की भांति व्यवहार करता है और जो धातु परमाणु या आयन है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की भांति व्यवहार करता है। दोनों के जो कक्षक होते हैं वे जितना प्रभावी अतिव्यापन होता है उनमें उतना ही प्रबल बंध उन दोनों के मध्य बनता है। इसका मतलब उन संकुल का स्थायित्व उतना ही अधिक होता है। संकरित कक्षक अधिक दिशात्मक होते हैं, अतः प्रभावी अतिव्यापन करते हैं। इसी कारण धातु आयन के रिक्त कक्षक पहले संकरित होते हैं और उसके बाद में एक निश्चित आकार व आकृति में लिगैंड के साथ अतिव्यापन करके प्रबल बंध बनाते हैं। जैसे अगर उप सहसंयोजक संख्या, इसका मतलब है जितने लिगैंड मेटल के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं उसे हम धातु की उप सहसंयोजक संख्या कहते हैं। अगर धातु की उप सहसंयोजक संख्या 4 है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 भी हो सकता है और dsp2 भी हो सकता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में उसकी जो कॉम्प्लेक्स होता है उसकी ज्योमेट्री चतुष्फलकीय होती है और अगर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ज्योमेट्री वर्ग समतलीय यानी स्क्वायर प्लेनर होती है। अगर उपसहसंयोजक संख्या 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 भी हो सकता है एंड d2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी हो सकता है और ज्योमेट्री उनकी ऑक्टाहाइड्रल होती है। अगर लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है तो इनर डी ऑर्बिटल्स मतलब इसका मतलब इनर डी ऑर्बिटल मतलब n-1 डी ऑर्बिटल को यूज़ में लिया जाता है, इसलिए इन्हें हम इनर ऑर्बिटल या स्पिन पेयर ऑर्बिटल या हाइपर लाइगेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। A substance which do not contain any unpair electron is not attracted by two magnet. इसका मतलब यह डायमैग्नेटिक का मतलब प्रतिचुंबकीय की भांति व्यवहार करता है। अगर on the other hand a substance which contain one or more unpaired electrons in the electron in d orbitals is attracted by a magnetic field. जैसे एक्सेप्शनल केस हैं ऑक्सीजन और NO जो कि हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ा था कि वे पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। तो जिनमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है इट इज़ टू बी अ पैरामैग्नेटिक। There are two types of ligand, namely strong field and weak field ligands. A strong field ligand is capable of forcing of electron to the metal atom is paired up. मतलब ये है कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा जैसे साइनाइड है, कार्बोनाइल है, अमोनिया है, ये अगर मेटल पे अटैक करते हैं तो मेटल में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वो पेयर अप हो जाते हैं। इसीलिए हम इस प्रकार के लिगैंड्स को स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं या हम बोल सकते हैं स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स कहते हैं या हाइपर लाइगेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अगर लिगैंड वीक फील्ड है तो वो उसमें अगर वो वीक फील्ड लिगैंड मेटल पर अटैक करता है तो उनमें पेयरिंग नहीं हो पाती और इस प्रकार के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार के लिगैंड्स को हम हाई फील्ड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। अब जैसे यहाँ हम देख रहे हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो कि बाद में आपको मैं मैग्नेटिक बिहेवियर बताऊंगी, उसमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड कौन से हैं और वीक फील्ड लिगैंड कौन से हैं।
यहाँ दो टेबल्स दी गई हैं जिसमें जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके बिहेवियर के बारे में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उनका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है और उस हाइब्रिडाइजेशन में उनकी ज्योमेट्री क्या होगी और उनमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं या नहीं हैं, इस बारे में सब कुछ बताया गया है। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं, फर्स्ट हम निकल को लेते हैं। निकल का हम देख रहे हैं, निकल इन 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट। फर्स्ट 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में हम देख रहे हैं निकल में D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। या सेकंड और थर्ड जो हम इसमें देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि फर्स्ट उसमें तो क्लोराइड जैसा वीक फील्ड लिगेंड इस पर अटैक कर रहा है और सेकंड में साइनाइड जैसा प्रबल लिगेंड अटैक कर रहा है। क्लोराइड जब इस पे अटैक कर रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, क्योंकि इस केस में इसमें पेयरिंग नहीं हो रही। लेकिन सेकंड केस में जो साइनाइड आयन है वह जब अटैक कर रहा है तो इसमें पेयरिंग हो रही है और हाइब्रिडाइजेशन है dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम इन दोनों की ज्योमेट्री का अगर ज्योमेट्री के बारे में देखते हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में यह टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स शो करेगा और सेकंड साइनाइड आयन के साथ में यह dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसमें यह स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स शो करेगा। इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो स्क्वायर प्लेनर होगी। अगर हम इनका मैग्नेटिक बिहेवियर देखते हैं तो क्लोराइड के साथ में जो निकल का टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है, इसमें ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन यह पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, अनुचुंबकीय प्रभाव होता है इसमें। लेकिन ये साइनाइड के साथ में क्योंकि इसमें पेयरिंग हो गई है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कारण, इसलिए इसमें हम देख रहे हैं कि एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, अतः ये डायमैग्नेटिक बिहेवियर को शो करता है। अब हम निकल का अगर कार्बोनाइल के साथ में कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं, इसमें निकल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो एस के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो भी कार्बोनाइल जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कारण पेयरिंग हो गई है इसमें, और यह भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। लेकिन इसमें एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए यह डायमैग्नेटिक है। अब जैसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि निकल का क्लोराइड आयन के साथ में जो कॉम्प्लेक्स है, साइनाइड आयन के साथ में जो कॉम्प्लेक्स है और कार्बोनाइल आयन के साथ में कॉम्प्लेक्स है, इनका तीनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इन तीनों की ज्योमेट्री क्या है और इनका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहे हैं या पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहे हैं। तो हम क्लियरली लिख सकते हैं कि निकल का जब क्लोराइड के साथ में कॉम्प्लेक्स है तो इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। निकल का कार्बोनाइल के साथ में जो कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि उसमें 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन निकल का कार्बोनाइल के साथ में जो कॉम्प्लेक्स है वो डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है, क्योंकि उसमें एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन निकल का जो क्लोराइड के साथ में कॉम्प्लेक्स है उसमें 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वह पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है। निकल का जब साइनाइड के साथ में कॉम्प्लेक्स है तो इनकी ज्योमेट्री क्या होगी, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो ज्योमेट्री इसकी स्क्वायर प्लेनर है और यह डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है क्योंकि इसमें एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। सेकेंड फिर हम देखते हैं निकल का अमोनिया के साथ में कॉम्प्लेक्स। इसमें हम देख रहे हैं कि निकल 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है और हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2 और यह इसकी जो ज्योमेट्री है वो है ऑक्टाहाइड्रल और यह भी पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से यहाँ हम मैग्नीज का भी साइनाइड और क्लोराइड के साथ में कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं। साइनाइड क्योंकि प्रबल लिगेंड है इसलिए इसमें d2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और क्लोराइड क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर हम इनकी ज्योमेट्री के बारे में देखें तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन में चतुष्फलकीय ज्योमेट्री होगी और d2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ में यह स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स शो कर रहा है। दोनों ही अगर दोनों की मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में देखें तो दोनों में क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और अतः दोनों में पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। लेकिन इन केस ऑफ क्लोराइड कॉम्प्लेक्स इसमें ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट साइनाइड के कॉम्प्लेक्स के मैग्नेटिक मोमेंट से बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि साइनाइड का जो मैग्नीज के साथ में कॉम्प्लेक्स है उसमें पैरामैग्नेटिज्म सिर्फ 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन के कारण है, इसलिए इसका मैग्नेटिक क्लोराइड के कॉम्प्लेक्स के साथ में मैग्नेटिक मोमेंट बहुत ज़्यादा होता है और साइनाइड कॉम्प्लेक्स का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है।
सेकेंड सीरीज़ में हम देखते हैं, यहाँ हम देख रहे हैं कि क्रोमियम D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम 3+ में हम देख रहे हैं D3 है। जब अमोनिया इस पे अटैक करता है, क्रोमियम पर जब अमोनिया अटैक करता है तो हाइब्रिडाइजेशन है D2sp3, और D2sp3 में इनकी ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहाइड्रल, और यह पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। कोबाल्ट के केस में हम देखते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो कि एग्ज़ाम्स में पूछ ही लिया जाता है कि कोबाल्ट का फ्लोराइड के साथ में कॉम्प्लेक्स, कोबाल्ट का अमोनिया के साथ में कॉम्प्लेक्स, और इनकी क्या ज्योमेट्री होती है, और इनमें इनका जो चुंबकीय गुण है उसमें क्या अंतर होता है। तो फर्स्ट कोबाल्ट 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में हम देख रहे हैं कि कोबाल्ट में D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जब फ्लोराइड जैसा वीक फील्ड लिगेंड कोबाल्ट पे अटैक करेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी और हाइब्रिडाइजेशन होगा, स्पिन फ्री हाइब्रिडाइजेशन, हाई स्पिन हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2। इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो ऑक्टाहाइड्रल होगी, और इसमें क्योंकि पेयरिंग नहीं हुई है इसलिए इसका मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें पैरामैग्नेटिज्म शो होगा, और जो इसका मैग्नेटिक मोमेंट है वो 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन के कारण ज़्यादा होगा। सेकेंड एग्जाम्पल कोबाल्ट का हम देख रहे हैं अमोनिया के साथ में, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। इसमें 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में जैसे ही अमोनिया इस पर अटैक करेगा इसमें पेयरिंग हो जाएगी, और पेयरिंग होने के कारण इसमें D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, जिसे हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से, इसलिए हम इसको स्पिन पेयर्ड हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं, स्पिन पेयर्ड या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहाइड्रल होगी, और यह डायमैग्नेटिज्म शो करेगा। डायमैग्नेटिक बिहेवियर क्यों शो करेगा? क्योंकि इसमें एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब यहाँ देखिए कि हम जब ये आयरन के कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं तो आयरन के 3 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। आयरन का साइनाइड के साथ में, आयरन का H2O के साथ में। आयरन में अगर 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट और 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट, 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में हम देख रहे हैं आयरन में D6 एटॉमिक ऑर्बिटल में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो D6 वो है। इसमें साइनाइड जब अटैक करता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है और हाइब्रिडाइजेशन होता है D2sp3। लेकिन अगर आयरन में D5 मतलब आयरन 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में हम देख रहे हैं कि इसमें आयरन का जब साइनाइड के साथ में कॉम्प्लेक्स होता है तो इसमें एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। आयरन 2+ में अगर साइनाइड के साथ में लिगेंड है तो भी D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और आयरन 3+ के केस में भी D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, लेकिन इनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ दोनों की डिफरेंट होती है। आयरन 2+ केस में यह डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, जबकि आयरन 3+ केस में यह पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, और दोनों की जो ज्योमेट्री होगी वो ऑक्टाहाइड्रल ही रहती है। अब हम आयरन का कार्बोनाइल लिगेंड के साथ में अगर कॉम्प्लेक्स देखते हैं, लास्ट एग्जाम्पल, इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें आयरन की 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और कार्बोनाइल जैसा प्रबल लिगेंड जब इस पर अटैक करता है तो इसमें पेयरिंग हो जाती है, और हमें जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है इसका DsP2, और इसकी जो ज्योमेट्री होगी वह अब इधर 5 है तो DsP3 हाइब्रिडाइजेशन है, और ये DsP3 हाइब्रिडाइजेशन के बाद में हम देख रहे हैं कि इसमें एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, और एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से ये डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, और इसकी जो ज्योमेट्री है वो है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। यहाँ आज हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ा, और काफ़ी सारे एग्जाम्पल के द्वारा मैंने आपको समझाया है कि किस प्रकार से वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मैग्नेटिक बिहेवियर को चेंज कर देते हैं, उनके हाइब्रिडाइजेशन को चेंज कर देते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन चेंज होने पर हम उसकी जो शेप और ज्योमेट्री है वो भी चेंज हो जाती है।